हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश रीडर थर्ड, जिसका नाम है इंग्लिश रीडर थर्ड, जो कि क्लास 8 की है, जिसका चैप्टर हमने आपको 12 द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, ये हमने कंप्लीटली आपका जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन था वो कंप्लीटली हमने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन करा दिया है। अब आज की क्लास में करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आइए उनको करते हैं और वहां से भी इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से कुछ उसमें से नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें 8 क्वेश्चन के समथिंग हैं, 8 क्वेश्चन हैं। तो 8 क्वेश्चन के हमने इसमें जवाब, सवाल और जवाब लिख रखे हैं कॉपी में, वहां से आपको हम उसको समझाते हैं। जो शायद एक क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं लिखा तो वो आपको बुक में बता दिया जाएगा कहां से लिखना है। तो आइए देखते हैं इनके क्या 8 क्वेश्चन है, उनके क्या जवाब हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चन, उस राजा के 3 सवाल आखिर थे क्या। आप चाहो तो नोट जो आपकी बुक है उससे भी अच्छे से देख के लिख सकते हैं, शुरू के पैराग्राफ में दिए गए हैं, हमने यहाँ पर भी इनको लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। तो जो उस राजा के 3 सवाल थे वो ये थे, द किंग 3 क्वेश्चंस वर, कुछ आंसर देने के लिए कुछ हिस्सा आप पहले क्वेश्चन का ही उठाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा द किंग्स 3 क्वेश्चन वर, राजा के 3 सवाल क्या थे। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का सही टाइम क्या होता है। बिगिन समथिंग, कोई चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए राइट टाइम क्या, ये पहला सवाल था। दूसरा था विच पीपल शुड बी लिसन टू, किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। और तीसरा सवाल था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वह कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जिसको वह करे, या कौन सा महत्वपूर्ण कार्य जिसको वह करे और कामों को छोड़ दे। ये उसके 3 सवाल राजा के थे, जिन्हें जानने के लिए उसने अपनी प्रजा के सभी विद्वान लोगों को बुलाया। उन्होंने भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाए। फिर वह किसी संत के पास गया कि शायद संत से हमारे सवालों के जवाब मिल जाए, क्योंकि वह संत उस वक्त उनके एरिया में या उनके राज्य में प्रसिद्ध था। तो उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं उसी के पास। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन सेकेंड। और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के आंसर आखिर राजा जानना क्यों चाहता था। आखिर ऐसी क्या बात थी या क्या राजा को लाभ होने वाला था जिससे उसके लिए जरूरी हो गया था कि उसको उन 3 सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, द किंग वांटेड टू, देखो ये पहले इसी में से क्वेश्चन में से पहले चीज लिखी जाती। आंसर को अगर आप सही ढंग से देना चाहते तो पॉइंट टू पॉइंट तो देना ही होता, वो बात ठीक है, लेकिन अब जैसे हम यहां से उठाएंगे, ये डिड लगा हुआ तो यहां लिख देंगे वांटेड। द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। अब चूंकि यहाँ भाई लिखा हुआ क्यों, तो हम कहेंगे क्योंकि राजा अपने सवालों के जवाब जानना चाहता था, क्योंकि। तो इतना पूरा लिखा हमने, द किंग वांटेड टू नो, यहां से डिड हटाएंगे तो वांट का वांटेड लिखेंगे। द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन बिकॉज, यहां से आपका सवाल का जवाब शुरू होता है। और ये तो पूरा सवाल ही हमने लिखा है, लेकिन सवाल में वांट का वांटेड किया हमने। ही थॉट, जानना चाहता था क्योंकि उसने सोचा, ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको ये 3 चीजें पता चल जाए, 3 सवालों के जवाब पता चल जाए तो वह कभी हारेगा नहीं, कभी वह किसी काम में असफल नहीं हो सकता। ये उस राजा के 3 सवाल थे। मतलब जो 3 सवाल थे उनको इसीलिए वो जानना चाहता था कि अगर वो 3 सवालों के जवाब उसे सही से मिल जाते हैं तो फिर शायद उसे कोई हरा नहीं पाए और कभी वह किसी काम में असफल भी नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 2। समझते हैं क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 में पूछा है, डिड वाइज मैन विन द रिवार्ड इफ नॉट वाइज। डिड वाइज मैन मतलब विद्वान लोग, आदमी, कोई मतलब उसके दरबार में जब उसने चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट करवाया कि जो भी हमारे सवालों के जवाब देगा उसे हम बहुत अधिक धन देंगे, तो ऐसी सूचना पाकर उसके दरबार में विद्वान लोग भी आए। तो उन विद्वान लोगों ने क्या इनाम जीत पाया। विन द रिवार्ड का मतलब है इनाम जीत पाना, और अगर नहीं जीत पाया तो क्यों, आपको दोनों ही बातों के जवाब देने हैं। तो देखिएगा क्या लिखना है आपको, द वाइज मैन डिड नॉट, देखिए यहां लगा हुआ था डिड, तो हम लिखेंगे द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड, बुद्धिमान व्यक्ति इनाम नहीं जीत पाया।
अब इफ नॉट भाई क्यों नहीं, तो हम लिखेंगे क्योंकि द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, उसके किसी भी सवाल से राजा संतुष्ट नहीं थे। जब हम राजा संतुष्ट ही नहीं आपने कर पाए हैं तो राजा आपको इनाम किस चीज का देगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन 3 के आंसर में आप ये लिखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 क्या है कि हु डिड किंग हेल्प द हर्मिट, हाउ डिड किंग, हाउ डिड किंग हेल्प द हर्मिट, राजा ने उस संत की सेवा या मदद कैसे की। तो जो क्यारी खोद रहे थे, जो खेत खोद रहे थे, उसे खोद के राजा ने संत की सेवा की। तो द किंग हेल्प्ड द हर्मिट, देखो यहाँ डिड था तो हम यहाँ हेल्प्ड कर रहे हैं, वर्ब की डिड हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट बाय डिगिंग द फील्ड, खेत खोद करके राजा ने उस संत की सहायता की। ठीक, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 4 तक। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 5 से। और 5 क्वेश्चन ये है कि हु वुंडेड द बियर्डेड मैन, हु वुंडेड, हु माने कौन या किसने, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को घायल किसने किया। तो दाढ़ी वाला व्यक्ति छिपा बैठा था, जब उस अपने छिपे हुए स्थान से निकला तो राजा के बॉडीगार्ड्स ने पहचान लिया ये तो राजा का दुश्मन है, उन्हें मार देगा। तो बॉडीगार्ड्स ने पकड़ के उसे घायल कर दिया, हाथ पैर उसके तोड़ दिए। तो आपको इसमें ये लिखना है द बॉडीगार्ड्स वुंडेड द बियर्डेड मैन, यानी राजा के अंग रक्षकों ने, आप केवल बॉडीगार्ड ही लिख देंगे, बॉडीगार्ड्स वुंडेड द बियर्डेड मैन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 का जवाब। आप समझते हैं क्वेश्चन 6 को। 6 क्वेश्चन ये था हु वाज द बियर्डेड मैन, आखिर वो दाढ़ी वाला व्यक्ति था कौन। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, और उस घायल व्यक्ति की सहायता राजा और संत ने कैसे की। हाउ डिड यानी कैसे, द किंग एंड द हर्मिट, राजा और संत ने, हेल्प द वुंडेड मैन। अब चूंकि यहाँ डिड लग चुका है फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इसके जवाब में आपको क्या लिखना है वो आप देखिएगा, यहाँ लिखा है द बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ किंग, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का दुश्मन था, राजा का शत्रु था। पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे में अब राजा ने और संत ने उनकी हेल्प कैसे की उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द वुंडेड मैन बाय बैंडेजिंग द वुंड्स, उसके घाव को मल्लम पट्टी करके उसके ब्लीडिंग को रोक करके राजा ने और उस संत ने उसकी मदद की। ठीक, तो बाई हर्मिट आप लिखेंगे वुंडेड मैन बाई बैंडेजिंग हिज वुंड, उसके घाव को मल्लम पट्टी करके। इस प्रकार से दोनों मिलके उस घायल व्यक्ति की सहायता की। समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 7 से। और 7 और 8 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 8 लिखा है, 8 का आंसर नहीं लिखा जो आपको बुक से लिखना पड़ेगा। तो समझते हैं पहले 7। व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्या वादा किया या क्या राजा को उसने वचन दिया। तो राजा से उसने कहा था कि हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे, आपके नौकरों में सबसे वफादार नौकर बन करके। तो आप इसमें 2 तरीके से लिख सकते थे। एक तो जब आप अपने शब्दों में लिख सकते थे कि उस व्यक्ति ने राजा से क्या कहा, या फिर उसी व्यक्ति के शब्दों में लिखिएगा। तो हमने उसी व्यक्ति के शब्दों में लिखा द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू द किंग, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से वादा किया। क्या वादा किया, तो इन्वर्टेड कॉमा हमने लिख रखा है, इसका मतलब उसी के शब्दों में लिख करके हमने छोड़ दिया। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स, मैं आपके सबसे वफादार नौकर बनकर के आपकी मदद करूंगा। ठीक, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हम लगा दिया, इसका मतलब है जो उस घायल व्यक्ति ने कहा था वही लिखा हुआ है। और अपने शब्दों में अगर लिखते तो आप इसमें क्या लिखते, फिर ये लिखते द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू द किंग दैट ही वुड सर्व हिम एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। आई को कर देंगे बियर्डेड के अनुसार ही, और यू को राजा के अनुसार कर देंगे हिम, और योर को राजा के अनुसार कर देंगे हिज। केवल आप क्या बदलेंगे, ही वुड हिम और हिज, बस इतना बदल देंगे तो ये इसका जवाब आपके शब्दों में हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट से, अभी डायरेक्ट में आप इनडायरेक्ट बना के भी लिख सकते हैं। 8 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब लास्ट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है, लेकिन जो आपको आंसर लिखने है उसका लास्ट। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, कौन सबसे महत्वपूर्ण समय है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कौन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है। आप उन तीनों चीजों को बताइएगा। इसके लिए हमने नहीं लिखा, उसका थोड़ा बड़ा जवाब है तो हम आपको बता रहे हैं, आप किताब से ही इसका जवाब
लिख सकते हैं। किताब से कहाँ से लिखना वो आप देख लीजिएगा। तो इसका जवाब आप बुक में कहाँ से लिखेंगे, रिमेंबर से लिख दीजिएगा। आप रिमेंबर से लेकर के और फॉर दैट ओनली, ये पूरा पैराग्राफ इतना आप इसका लिख देंगे तो ये पूरा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज ओनली टाइम दैट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टाइम इज नाउ, यानी वह समय, जिस वक्त आप जिस समय खड़े हैं जहां पर वहीं से काम शुरू कर दो, वही सबसे अच्छा समय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, जो उस वक्त आपके साथ में है वही आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, अगर मान लीजिएगा आप बेहोश होकर गिर जाओ तो तुम्हें उठाने घर वाले थोड़ी आएंगे, जो तुम्हारे साथ है सबसे पहले वही उठाएगा, और जो आपका प्राथमिक उपचार वह कर सकता सो करेगा। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए हुआ जो आपके साथ था। ठीक, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पर्सन गुड बिकॉज, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए चलें। तो जब भी आप जहां भी हैं जिसकी मदद करने का मौका मिले फटाफट पहले आप उसकी मदद कीजिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें बताई गई है। ठीक, तो 8वें सवाल के जवाब में आप इतना इसमें ये पूरा लिखेंगे जो हमने डार्क कलर से किया है। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। आइए समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा जा रहा है हु सेड दीज लाइन्स एंड टू होम, ये लाइन है किससे किसने कही। ठीक, तो ये लिखा हुआ पहला, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, ये कुदाल हमको दे दो मैं आपके लिए खोदता हूं। तो ये कहा था तो राजा ने संत से, आप लिख देंगे द किंग टू द हर्मिट, द किंग टू द हर्मिट। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई यहां दौड़ता हुआ आ रहा, ये बात कही है हर्मिट ने राजा से। द हर्मिट टू द किंग, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, ये बात कही है बियर्डेड मैन ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से। द बियर्डेड मैन टू द किंग, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से। तो इस सवाल के जवाब तो आपने अगर कहानी सही से पढ़ी है तो वहां से ही आपको खुद ही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन, ये वर्ड पावर में क्या है। वर्ड पावर हमको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर ये भरे हुए इनका अपोजिट आपको यहाँ भरना। जैसे फ्रेंड का इनेमी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का वीक हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, यानी नौकर का नौकरानी, फर्स्ट का लास्ट हो जाएगा, फॉरगेट का रिमाइंड करना, यानी फॉरगेट मीन्स भूलना होता है, और रिमेंबर या रिमाइंड मीन्स याद दिलाना होता है, पनिश दंड देना होता है, रिवार्ड इनाम देना होता है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ अपोजिट, जो भी इसमें लिखा है ब्रैकेट में उसका अपोजिट आपको यहाँ भरना है। तो आई एम नॉट एन ऑफ योर्स, तो यहाँ फ्रेंड है तो आप यहाँ लिखेंगे इनेमी, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, ENEM बाई। द ओल्ड वोमैन बास टू, अब यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ तो आप बीक लिखेंगे। द ओल्ड वोमैन बास टू बीक टू बाक, यानी बूढ़ी औरत बीक टू बाक, बूढ़ी औरत चलने के लिए बहुत कमजोर, अर्थात द ओल्ड मैन बाज सो बीक दैट ही कैन नॉट बाक, यानी बूढ़ी औरत इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग का बीक भरेंगे। ही इज वेरी फेथफुल ऑफ माइंड, तो मास्टर लिखा हुआ है तो यहां लिखेंगे मिस्ट्रेस, MISTRESS, यानी नौकरा। स्पेलिंग आप अपनी चेक करना, हो सकता है हमने गलत लिख दी हो। आई हैव वारंट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का आप लिख देंगे लास्ट टाइम, आपको केवल यहाँ अपोजिट लिखना। यू शुड फॉरगेट का लिखना चाहिए रिमाइंड, यू शुड रिमाइंड दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, आपको ग्रामर के ये रूल रिमाइंड यानी दोहराने चाहिए, रिमाइंड। दे आर गोइंग टू हिम फॉर हिज ब्रेवरी, दे आर गोइंग टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ग्रेविटी, उन व्यक्ति उन्हें उनकी बहादुरी के लिए इनाम मिलने जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वहां पनिश है तो आप रिवार्ड लिख देंगे। ठीक, पनिश का अपोजिट रिवार्ड होता है। अब देखिएगा यहाँ कंपाउंड लिखना है, जैसे द लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून, आप लाइट ऑफ द मून ना कह करके मून लाइट भी तो कह सकते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग, इंस्टीड माने बजाय, लाइट ऑफ मून, लाइट ऑफ मून कहने की बजाय आप मून लाइट कहिएगा या कह सकते हैं, विच इज द कंपाउंड वर्ड, और ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, लाइट ऑफ द मून का कंपाउंड वर्ड मून लाइट हो गया। तो अब आपको इसी प्रकार से यहाँ गिवन है, आप इनका कंपाउंड बना के यहाँ लिखिएगा।
तो द टाइम टू गो टू बेड, सोने का समय, तो आप सीधा लिख दो बेड टाइम, बेड टाइम। द साइन ऑफ द सन, सनशाइन, जैसे मूनलाइट लिख दिया वैसे आप सनशाइन लिख दो, SUNSHINE, सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, तो आप केवल लिख दो टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। रूम ऑफ द क्लास, रूम फॉर ए क्लास, तो आप केवल यहां क्या लिखोगे, क्लास रूम, क्लास रूम। वर्क टू बी डन एट होम, काम जो घर पे किया जाए वो क्या कहलाता है, होमवर्क। स्कूल जाते तो होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है। द पॉट ऑफ द फ्लावर्स, तो आप यहां लिख दो फ्लावर्स पॉट, FLOWERSPOT। तो देखिएगा ये आपके ये ग्रामर है, ठीक, ये ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। जो अगला क्वेश्चन इसमें गिवन है लैंग्वेज प्रैक्टिस में, वो क्या है, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस के पेयर गिवन है इनको कंबाइन करिए, जोड़िए, यूजिंग इंग फ्रेज, यानी आपको इंग का यूज करना है, ING का यूज करते हुए आप इनको कंबाइन करिए, यानी जीरेंट का यूज करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए कर दिया गया है, अगर कोई बात दी आपको बताना तो एक को समझ के आप आगे करने की कोशिश करिए। तो इन्होंने क्या किया था, गर्ल सॉ द टीचर, लड़की ने टीचर को देखा, दे स्टॉप टॉकिंग, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। मतलब जब आप क्लास में जाइएगा तो बच्चे सब बात करते हैं, जैसे टीचर क्लास में एंटर करता है बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तो लड़कियों ने टीचर को देखा, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो देखिए इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे वो हमको सीखना है। नेक्स्ट पेज पे चलिएगा। तो कंबाइन करके क्या लिखा, सीइंग द टीचर, टीचर को देखकर लड़कियों ने बोलना बंद कर दिया। द गर्ल स्टॉप टॉकिंग, अब बात दे नहीं लिखा, फिर उन्होंने फिर एक जगह तो लिखना पड़ेगा कौन व्यक्ति है उसका नाम, तो गर्ल स्टॉप टॉकिंग। अब इसी प्रकार से देखिएगा इसमें एक हमको गिवन है, सरवन कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, सरवन अपने अंधे माता पिता को ले गया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वह जगह जगह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का गया। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जो कैरीड गिवन है इसको आप ING बनाएंगे, वर्ब में तो ING लगेगा, तो लिखेंगे कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स। अब ही की जगह सरवन लिख दें, अगर दोनों जगह ही होता फिर ही रहने देते, नहीं तो फिर एक जगह आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहां पर कैरिंग, CARRYING, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स। अब ही की जगह लिखो सरवन, SRABANA, सरवन बैंड फ्रॉम। अब आगे जो ये लास्ट का बचा हुआ ये जैसा का तैसा लिखना, कोई फेरबदल आपको नहीं करना, ठीक। अगर दोनों जगह ही होता तो हम ही रहने देते, अब चूंकि सरवन आया तो फिर आपको एक जगह तो सरवन का नाम लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले वाक्य में लिखेंगे ही हटा देंगे, सरवन लिख देंगे, सरवन वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ये कंबाइन हो गया। सी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, उसने अपनी मां से आज्ञा ली। सी वेंट टू द पार्टी, और किसी पार्टी में चली गई। तो यहां आपको फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ING लगाना, ये ध्यान रखना। अब किसकी फर्स्ट फॉर्म, शॉर्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट का मतलब होता है मिल जाना, खोज कर लेना, ढूंढ लेना। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, प्राप्त करना, खोजना, ढूंढना। तो हम लिखेंगे सीकिंग परमिशन फ्रॉम आवर मदर। अब यहां भी सी है, यहां भी सी है, तो आप सी रहने देंगे, सी वेंट टू पार्टी, लेकिन एक जगह कॉमा लगता है, यहां पर कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी, वेंट कॉमा लगाएंगे, वेंट टू द पार्टी, ये कंबाइन हो गया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है द रॉबर्स सॉ द पुलिसमैन, दे रहे हैं अभी,
लुटेरों ने से पुलिस देखी और भी भाग गए। तो हम क्या लिखेंगे, सी, सॉ माने देखा, सी माने देखना, सीइंग द पुलिस मैन, सीइंग, आईएनजी लग गया, अब लिखेंगे सीइंग द पुलिस मैन। अब दे ना लिख करके रॉबर्स लिखेंगे यहां पर, ठीक है, रॉबर्स रैन, अभी कॉमा लगा के लिखेंगे रॉबर्स, रैन अवे, यानी भाग गए। और नेक्स्ट है सीना कंसंट्रेटेड ऑन द टारगेट। कंसंट्रेट क्या होता है, ध्यान लगाना। सीना ने टारगेट यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया, सी शॉट द एरो, और उसने तीर चला दिया। तो कंसंट्रेट को लिखेंगे कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग, ईडी हटा के आईएनजी लगाएंगे, कंसंट्रेटिंग, कॉन्संट्रेटिंग। concentrating on the टारगेट। अब यहां सी ना लिख करके सी ना लिखेंगे, नाम एक जगह आपको शो करना पड़ेगा जो व्यक्ति है उसका, और दोनों जगह सी होता तो सी लिख ही देते। कॉमा लगा के लिखेंगे सीना शूट द एरो। ठीक, इसी प्रकार का एक इसमें और गिवन है, वो ये है, द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, अध्यापक ने पेंटिंग को देखा, द टीचर प्रेज्ड इट, अध्यापक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। तो इसमें मतलब क्या है कि पेंटिंग को देख करके अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की। तो यहां लुक्ड लिखा हुआ, यहां लिखेंगे लुकिंग एट द पेंटिंग, लुकिंग एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट, कॉमा, द टीचर प्रेज्ड इट, प्रेज माने होता प्रशंसा करना, प्रेज्ड इट। तो ये आपका ग्रामर का है, जिसमें हम लोग कंबाइंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ते हैं, तो वहां से ये लिया गया है। और देखिएगा एक क्वेश्चन, दो और बचे हैं अभी इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन बनाना, राइट द क्वेश्चन टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर। जैसे एक उन्होंने करके दिखा, इंदू रीच्ड एट होम एट 4 PM, इंदू 4 बजे घर पहुंची। तो इंदू कितने बजे घर पहुंची, यानी इंदू घर कब पहुंची, व्हेन डिड इंदू रीच होम, क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। अब इसी प्रकार से आपके लिए 3 दिए गए हैं। ही बीकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत करके यानी परिश्रम करके वो है सफल हुई है। तो वो कैसे सफल हुई, आपको सवाल बनाना है, वो कैसे सफल हुई। तो हाउ, अब चूंकि यहाँ बीकेम लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे हाउ डिड ही बीकम सक्सेसफुल, वो कैसे सफल हुई। सेकेंड फॉर्म लगी, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है ना, तो हम लिखेंगे हाउ डिड ही बीकेम, अब डिड लग गया तो बीकेम नहीं लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही बीकेम, आगे लिख देंगे सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, वे अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। वे क्या बेचना चाहते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वे क्या बेचना चाहते हैं, मतलब वे अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। सवाल क्या बनेगा, वे क्या बेचना चाहते हैं। तो अब चूंकि दे आपका प्लूरल में होता है तो आप लगाएंगे व्हाट डू, व्हाट डू दे वांट टू सेल, दे वांट टू सेल, वे क्या बेचना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मीतू's पेरेंट्स आर गोइंग टू म्यूजियम, मीतू के पेरेंट्स म्यूजियम जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे मीतू के पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, तो देखो वेयर लगा हुआ, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, वेयर आर मीतू's पेरेंट्स गोइंग, ये इसका क्वेश्चन बन गया।
लास्ट एक एक्टिविटी का दिया है, आप उसे भी करिए। मतलब जितना भी एक्सरसाइज में गिवन हो, आपकी कोशिश रहनी चाहिए सब कुछ करें। आपको हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करना। यू शुड हैव सम क्वालिटीज, यानी ऐसी आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण आपके अंदर होना चाहिए, दूसरों की माफ करने की आदत हो। तो पुट ए टिक अगेंस्ट दोज वर्ड यू लेट फॉरगिव, यानी किन शब्दों को आप, किन शब्दों के लिए आप माफी देना चाहोगे किसी को, तो उनके तो आगे आप टिक करें। और ऐसे शब्द जो आपसे कोई बोल दे उसके लिए आप उसको माफ नहीं करना चाहेंगे, उसके सामने क्रॉस करें। तो जैसे एंगर, कोई व्यक्ति आपसे बहुत गुस्सा हो रहा हो तो आप उसे माफ करना चाहेंगे? नहीं। अब कोई व्यक्ति कंपनसेशन, सांत्वना दे रहा हो, माफी करने लायक है। काइंडनेस, कोई हमें दयालुता दिखा रहा हो, माफी करने लायक है। ट्रस्ट, हम पर कोई विश्वास कर रहा हो, माफी करने लायक है। सिंपैथी, कोई सहानुभूति दिखा रहा हो, माफी करने लायक है। लेकिन सेल्फिशनेस क्या होती है? स्वार्थ, यानी मतलबी, कोई मतलब के लिए आपसे यारी करे हुए हो तो ऐसे व्यक्ति को माफ मत करिएगा। कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है? मान लेना किसी चीज को, यानी समझ लेना, मान लेना। तो ये भी एक अच्छा शब्द है, इसके लिए भी हम माफ करना चाहेंगे। और लव तो आप जानते हैं दुनिया में क्या है, तो इसके लिए भी आप टिक करेंगे, माफ। तो इस प्रकार से देखिएगा जो एक्सरसाइज आपके चैप्टर 12 की 3 क्वेश्चंस, किसी राजा के जो 3 सवाल थे उनकी हमने संबंधित एक्सरसाइज भी अपनी तरीके से मतलब पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। इस प्रकार से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।